हरिओम जी। आगे की सुंदर जानकारी प्रियंका जी के द्वारा शवासन। सभी लोग आइए लेते हैं शवासन का अभ्यास। शवासन यानी कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, यानी मेरा पूरा शरीर रिलैक्स स्टेट में, किसी भी तरह का कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं, मेरी प्रत्येक नस नाड़ी बिल्कुल रिलैक्स। पार्किंसंस के पेशेंट या जिन लोगों में पार्किंसन शुरू हुआ है, कम से कम दिन में 4 या जितनी बार वो इसका अभ्यास करें उतना ही उसके सिम्टम्स, जिसे वो ट्रेमर कहते हैं या रिजिडिटी स्पेशली जिसे कहा जाता है, वो कम हो जाते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये। और साथ में मेंटल इमेजरी, जिसे हम कहते हैं ना मानसिक अवलोकन, बंद आंखों से आप अपने प्रत्येक अंग का अवलोकन करें और ढीला छोड़ते जाएं। तो यही ढीलापन पार्किंसन के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जो रिजिडिटी, जो अकड़न हो रही है उसे, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शनल एक्टिविटीज को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको आसानी होती है। आप सभी लोग धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपनी प्रत्येक अंग में लगाएं और ढीला छोड़ता जाएं, ढीले छोड़ते जाएं। बात करते हैं पार्किंसन की। जो 3 मेन लक्षण जिनके बारे में हमने बात करी, उनका असर हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज में आता है, जिसकी वजह से फंक्शनल प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं। यदि आप देखेंगे, जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो ऐसे मरीजों का पोस्चर, मतलब जो उनकी शरीर का, जैसे आप और हम अभी सीधे खड़े उठ बैठ सकते हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर पोस्चर हो जाता है। उनकी गर्दन झुकी, कमर झुकी हुई हो जाती है, फ्लेक्स पोस्चर जिसे हम कहते हैं, स्टूप पोस्चर, झुका हुआ पोस्चर हो जाता है। झुके हुए पोस्चर होने की वजह से वो खुला आसमान नहीं देख पाते, यानी अपवर्ड गेज उनका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। या आप खुद से भी करके देख सकते हैं, यदि आपकी गर्दन और कमर झुकी होगी तो आप ऊपर नहीं देख पाएंगे। तो यही समस्या पार्किंसन के पेशेंट में होती है, उनका बैलेंस इंपेयर हो जाता है। ट्रेमर्स और रिजिडिटी के कारण गिरने के चांसेस रहते हैं। अब रिजिडिटी होने की वजह से सारे शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। तो यदि आप ऐसे मरीज का मुंह फेस देखेंगे तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस से आप नहीं बता सकते उनकी फीलिंग्स, कि ना वो खुश है ना वो हंस पा रहे हैं, आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि मास्क लाइक फेस हो जाता है उनका। जैसे एक मास्क लगाने पे आपको चेहरे के प्रभावों का पता नहीं लगता है, इसी प्रकार का पार्किंसन के पेशेंट के फेस का एक्सप्रेशन होता है। साथ में खान पान में उन्हें खाना चबाने में दिक्कत होती है, और जब ये बीमारी और बढ़ जाती है तो ऐसे लोगों में ड्रूलिंग होने लगती है, यानी लार टपकने लगती है होठों के साइड से, जो अधिकतर हमने छोटे बच्चों में देखा है। जब तक उनकी मसल्स डेवलप नहीं होती वो लार निकलती है उनकी। तो ये समस्या पार्किंसन के पेशेंट्स में भी होती है। बैलेंस खराब होने, जब बैलेंस और ज्यादा खराब हो जाता है तो ऐसे लोग गिर जाते हैं, तो हड्डियां टूटने का रिस्क भी बढ़ जाता है इस स्थिति में उनका। हैंड राइटिंग अफेक्ट होती है, जब मेरे हाथ में कंपन आएंगे, रिजिडिटी होगी, तो मेरी लिखावट भी प्रभावित होगी। तो जब असेस किया जाता है ऐसे मरीजों को, तो माइक्रोग्राफिया हो जाता है, यानी जो फॉन्ट जो आप और हम लिखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लिखते हैं वो, और उनकी स्पीड भी कम हो जाती है लिखावट की। उनकी हैंड राइटिंग क्लियर भी नहीं होती है, वो पढ़ने में भी नहीं आती है। अब आप सोचिए, जब इतने सारे क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स एक इंसान में होंगे, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि वो स्ट्रेस में भी होगा, वो डिप्रेशन में भी आएगा ही आएगा। और कुछ लोगों के साथ तो ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें डिमेंशिया तक होता है, मींस लॉस ऑफ मेमोरी भी होने लगता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जब अर्ली स्टेज होती है ट्रीटमेंट की तो मेडिसिन दी जाती हैं, जिसे डोपामिन एगनिस्ट कहते हैं। पर खाली दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो इसमें रोल आता है फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि एडीएल में हेल्प करते हैं, मींस एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन बनाना पेशेंट का। एडीएल में रूटीन बनाएं। जब सुबह मरीज उठता है तो दवाई का असर नहीं होता उसके शरीर में, तो एक कंसिस्टेंट टाइम ऑफ मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दवाइयां समय के अनुसार ले। तभी सुबह उठते ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट कार्य हम क्या करते हैं, वॉशरूम जाना। तो ऐसे पेशेंट के लिए आप असेसेबल बनाएं कि वो टॉयलेट आराम से जा सके, उसके स्लीपर्स उसके बिस्तर के नजदीक हो, वॉशरूम से और उसके बेड का डिस्टेंस कम से कम हो। जब दवाइयों का असर आने लगे तो ट्रेमर्स कम होते हैं, तो उस टाइम जिन कार्यों में एनर्जी मूवमेंट की ज्यादा जरूरत होती है वो करे जाएं। और धीरे धीरे शाम के समय जब दवाइयों का असर कम हो जाता है तब उसको यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए। तो इस तरीके से आप उसकी लाइफ को इजी बना सकते हैं। बीमारी पूरी खत्म नहीं हो सकती, बट वो इन सिम्टम्स के साथ इजीली अपने सारे कार्य कर सकता है। दिन में कम से कम 4 बार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो टॉवल का यूज करे या फिर जैसे आपने बताया शशक आसन, जिसमें आपने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। तो उन हाथों के इस्तेमाल का एक पर्पस है कि जब आप अपने हैंड को थाई पे दे रहे हैं तो आप उसको सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दबाव दे रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो प्रोप्रियोसेप्शन उसको हेल्प कर रहा है ट्रेमर्स रिड्यूस करने में और मसल्स को रिलैक्स करने में। सिमिलरली जो लास्ट में मैम ने आसन कराया बबीता जी ने, वो भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जहां पे आपने मुट्ठियों से दबाव दिया, प्रोप्रियोसेप्शन दिया, तो वो आसन भी इंपॉर्टेंट है। मैट एक्टिविटीज, बिस्तर में उठने बैठने में भी ऐसे लोगों को तकलीफ होती है, चेयर से उठ के खड़ा होना इज वेरी लैबोरियस वर्क फॉर देम। तो दिन भर में जितनी बार वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, खिंचाव और तनाव की एक्सरसाइज करेंगे तो रिजिडिटी उनकी कम होगी। एडेप्टिव डिवाइसेस मतलब मॉडिफिकेशन करी जाती है डिवाइसेस में, मॉडिफिकेशन करी जाती है उनके एनवायरनमेंट में, अडेप्ट किया जाता है ताकि उनका डेली लाइफ इजी बने। तो ये सब चीजें करके हम उनके लाइफ को आसान बना सकते हैं। बीमारी खत्म नहीं होगी, प्रोग्रेशन स्लो नहीं होगा, वो सिर्फ दवाई का काम है। और लंबे समय तक दवाई जब लेने लगता है मरीज, तो जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है। बट मरीज इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ को आगे ड्वेल करेगा तो पार्किंसन के साथ जीना आसान हो जाएगा। अब मैं अपनी बातों को